कृपया अपना टिकट बनवा लें, क्योंकि छुट्टी होने वाली है बड़ी बवंडर वाली। छुट्टी होने वाली है दोस्त, कम से कम पूरा सप्ताह बंद रहेगा। हाँ, अगला सप्ताह पूरा बंद। शनिवार को जो टेस्ट होगा वहां गंगा किनारे, उसके बाद सीधा सोमवार को खुलेगा। अरे रिजल्ट अभी तक नहीं आया गंगा किनारे वाला, क्यों विक्की जी? आज हो जाएगा। शनिवार को ट्रेड चलेगा, हम रविवार को घर जाएंगे। लोहे पर जंग लगना, किस पर जंग लगना चला? लोहे पर जंग लगना, ठीक है। चला, लोहे पर जंग लगना ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि लोहा जो है ये ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में जंग का फॉर्मेशन करता है, Fe2O3 का। इसी को चला Fe3O4 भी होता है, इसी को हम जंग कहते हैं, इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोजन। लोहा जब ऑक्सीजन से विक्रिया करता है जल की उपस्थिति में तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जंग। जब भी जंग लगेगा आप कभी चापाकल वगैरह देखे हैं? पाइप अंदर डाले हुए, आप वो पाइप को बाहर निकालिएगा, तो आप एक चीज गौर कीजिएगा कि नहीं, ऊपर वाले हिस्से में जंग लगा हुआ रहता है और नीचे वाला हिस्सा एकदम नॉर्मल रहता है। कभी ऐसा देखे हैं? पानी के अंदर वाला में जंग नहीं लगता। वाई? क्योंकि पानी के अंदर उसको सिर्फ जल मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है इसलिए उसमें जंग नहीं लगता है। तो अगर आपको जंग से बचाना है तो सिर्फ जल से नहीं होगा, जल या ऑक्सीजन में से किसी एक से बचा लीजिए, ठीक है। खास करके अगर ऑक्सीजन से भी बचा लीजिएगा तो आपका जंग नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन आता है कि लोहे पर जंग लगने से उसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा? लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होगा? तो चला जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। लोहे पर जंग लगने से, लोहे पर जंग लगने से उसका भार एक देगा बढ़ेगा, एक देगा घटेगा, तीसरा देगा अपरिवर्तित, चौथा देगा नॉन ऑफ दीज। एक ऑप्शन देगा घटेगा या बढ़ेगा, दूसरा देगा घटेगा, तीसरा पहले बढ़ेगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। चौथा देगा पहले घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अब चला, बढ़ेगा क्यों? बढ़ेगा इसलिए कि लोहा में कुछ जुट रहा है, तो कुछ जुटेगा तो बढ़ेगा, लेकिन चला धीरे धीरे समाप्त भी तो हो जाएगा। तो इसमें होगा बढ़ेगा और इसमें होगा पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें अनाधुन लड़का जो है पहले बढ़ेगा या बढ़ेगा मार के निकल लेता है, क्योंकि लूसेंट लूसेंट जैसे किताबों में ऐसा दिया हुआ है कि पहले क्या होगा? बढ़ेगा। किसको किसको ने 3 3 6 1 7 8 को बैठल है। अब आंसर क्या हो जाएगा? चला, पहले बढ़ेगा और धीरे धीरे समाप्त भी तो हो जाएगा। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा,
और लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण के अवकरण, क्योंकि ऑक्सीजन जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है। अब बताओ रासायनिक प्रक्रिया है कि भौतिक? कहते हैं लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लगता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाएगा? लोहे पर जंग लगने से उसकी आयु। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग किसका? जस्ते का लेपन करते हैं, और यह प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? चला, अगर आप लोहे को जंग से बचाना चाहते हैं, जैसे आप देखिएगा नया नया जो लोहा आता है आपका, वो जो सरिया हम लोग खरीद के लाते हैं, उस पर देखिएगा एक लेप चढ़ा हुआ होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लेप हट जाता है। हट जाता है चला, तो फिर उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग लोहे के ऊपर किसका लेप चढ़ाते हैं? जस्ता का लेप चढ़ाते हैं, जो लोहे को जंग से बचाता है। या पेंट कर देते हैं, तो पेंट कर देंगे तो उसका ऑक्सीजन से संपर्क खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन से संपर्क खत्म हो जाएगा, जंग नहीं लगेगा। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है? तो अभिक्रियाशीलता की अगर हम बात करें, टीन और जस्ता में अभिक्रियाशीलता जिंक की ज्यादा होती है और टीन की कम होती है। इसीलिए जितने भी खाने वाले, तेल का टीना, तेल का जिंक कभी सुना है? तेल का टीना सुना होगा, क्योंकि टीन जो है वो कम अभिक्रियाशील है। घी का टीना, बोले कहते हैं टीन कम अभिक्रियाशील है जिंक की तुलना में। तो टीन कम अभिक्रियाशील है, तो ये खाद्य पदार्थ से कम अभिक्रिया करेगा कि ज्यादा? तो कम अभिक्रिया करेगा। चला जी, तो यह कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए खाद्य पदार्थ को टीन के बर्तन में रखते हैं, जिंक के बर्तन में नहीं रखते हैं, क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। यह खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया करके उसी में घुल मिल जाएगा। तो घुल मिल जाएगा तो हमारे लिए तो हानिकारक ना है। और टीन के साथ ऐसा नहीं है, टीन कम अभिक्रियाशील है, ये खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया करके खाद्य पदार्थ में घुलता मिलता नहीं है। तो लिखिएगा एक लाइन नोट करके, टीन जिंक से कम अभिक्रियाशील है, टीन जिंक से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए खाने वाले बर्तन टीन के बने होते हैं। इसलिए खाने वाले बर्तन टीन के बने होते हैं। तुम कई बार पढ़ता है? अच्छा, गांव में पढ़ता था, पक्का ना? तो दोबारा काहे एडमिशन लिया जब एक बार पढ़िए लिया है तो? अरे, एक के चीज को दो बार देखता है। अब गौर फरमाइएगा, कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है? जिंक की टीन? जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए कहा जाता है चला जी कि किसके बर्तन होने चाहिए? किसके बर्तन होने चाहिए? टीन के कि जिंक के? क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है, तो ये खाद्य पदार्थ में घुलता मिलता नहीं। बहुत बढ़िया। अजी क्या क्या? प्लास्टिक चला गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है, अम्ल बर्दाश्त नहीं करता है, क्षार रखोगे बर्दाश्त नहीं करेगा, अभिक्रिया कर ले। इसलिए खाद्य पदार्थ तो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है। अब तुम कहोगे कि दारू हम पियेंगे प्लास्टिक वाला ये में, डिस्पोजल में, कभी सुने हो पीते हुए? कभी देखे हो? मजबूरी में लोग पीता है, लेकिन पीना चाहिए शीशे में।
क्यों? इसलिए चला जी क्योंकि शीशा अल्कोहल से विक्रिया नहीं करता है। फिर टीन में भी नहीं पी सकते, क्योंकि टीन जो है, कभी देखो स्टील के ग्लास में दारू पीते हुए। अब पीने के लिए लोग चुरुओ छान के पी लेता है, तेकर की मतलब लोग शीशे के ग्लास में दारू पिया करते क्या? पंजाब वालों को अच्छे से पता है ये। हर दारू पीने चला, हर चीज का अपना अपना मामला है। हम बोले टीन के बर्तन में आप सरसों का तेल रखते हैं, घी रखते हैं, डालडा रखते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है हाइड्रोकार्बन टीन से अभिक्रिया नहीं करता है। दूसरा पोर्टेबल भी है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में टूटेगा नहीं। प्लास्टिक में भी लोग लाते हैं, प्लास्टिक भी हाइड्रोकार्बन से विक्रिया नहीं करेगा, लेकिन प्लास्टिक अल्कोहल से विक्रिया करता है, प्लास्टिक एसिड से विक्रिया करता है। तुम देखना जो सरसों का तेल होता है वो प्लास्टिक में भी रहता है, टीना में भी रहता है, क्योंकि वो दोनों में से किसी से विक्रिया नहीं करता। लेकिन उसको आप शीशा में नहीं रखते हैं, घर में हम लोग शीशा में भी रख देते हैं, तो चलो शीशा में भी चलेगा। लेकिन आप अल्कोहल को कभी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रख सकते, एसिड को कभी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रख सकते, सबका अपना अपना मामला है। हम यहां तुलना कर रहे हैं जिंक और टीन से। हम करें भारत और पाकिस्तान में, पाकिस्तान दरिद्र है, तो हाँ तुम कहोगे नहीं सर अमेरिका तो बहुत अमीर है। अरे भाई बात हम बोल कहां रहे हैं? हम बोल रहे हैं ये दोनों में ये कम अभिक्रियाशील है, इसलिए इसके बर्तन खाने में उपयोग किया जाता है। और भी बर्तन यूज किए जाते हैं। अब प्लास्टिक का भी बहुत सारा बर्तन है जो खाद्य पदार्थों में यूज किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ है। अब कुरकुरे है, कुरकुरे प्लास्टिक के बर्तन में रहता है, प्लास्टिक का पैकेट में रहता है, वो उससे अभिक्रिया नहीं करता। तो जो जहां जिससे अभिक्रिया, लेकिन जिंक का बर्तन कहीं यूज नहीं करते खाद्य पदार्थ में, क्योंकि ये बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। जिंक का बर्तन कहां हम लोग यूज करते हैं? पानी वानी का पाइप अगर रहता है उसको जंगरोधी बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? जिंक का। लिख लो, पानी के पाइप को जंगरोधी बनाने के लिए जिंक के बर्तन का उपयोग किया जाता है, जिंक का लेप लगाया जाता है। देखो अभी हम खोल ही रहे थे, अभी यूट्यूब खोले तो लिख रहा है चौकीदार ने लोटा में बनाया पैक, गटक लिया, ये चौकीदार शराबी, मरने की प्रबल संभावना। ये आज तक का न्यूज है। तो लोग लोटा में भी पैक बना लेते हैं। गांव घर में आप जाइएगा तो लोग लोटा छोड़ो डायरेक्ट बोतल मारता है, नून चाट चाट के तो लोग जो है पौवा गटक लेता है। कहते हैं चला अभिक्रियाशीलता किसकी ज्यादा है? जिंक की, और टीन की अभिक्रियाशीलता कम है। लेकिन हम लोग कहां पर जिंक का उपयोग कर रहे हैं? चला पानी के पाइप को जंगरोधी बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? जिंक का। पानी पीने के लिए नहीं, पानी के पाइप, पानी पीने के लिए जिंक का लेप क्यों लगाएंगे? स्टील का बर्तन यूज करते हैं। तो लोहा में पानी पिया है? लोहा में पानी नहीं पीते हैं चला, क्योंकि लोहा ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करेगा, फिर वो जंग का निर्माण कर देगा, फिर टिटनस हो जाएगा। क्योंकि जंग में जो है टिटनस के जीवाणु जो है बहुत तेजी से फैलते हैं, उसमें वो जिंदा रहते हैं, तो इसीलिए फिर आपको वो हो जाएगा, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम लोग जंगरोधी इस्पात में पानी पीते हैं। किसमें पानी पीते हैं? अब चला कभी आप देखे हो जिंक क्लोराइड का ले, कभी पेड़ वगैरह में कभी देखे हैं व्हाइट कलर का पेंट कुछ दूर तक किया हुआ? हम लोगों को लगता था फालतू का किया जा रहा है, लेकिन जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा जिंक क्लोराइड का जो लेप चढ़ाते हैं वो पेड़ पौधों को कीड़े मकोड़ों से बचाता है। किससे बचाता है? चला कीड़े मकोड़ों से बचाता। धान में कभी देखो जिंक का छिड़काव करते हुए? धान, अगर आप धान का खेत, कितने लोग धान का खेत देखे हैं? कोई ऐसा भी है जो धान का खेत नहीं देखा है कभी? कोई ऐसा है? तुम नहीं देखा? राजस्थान में हम कहां से धान देखोगे भाई, वहां तो पानी नहीं है, बालू पे धान होता नहीं, ये भी नहीं देखा। आय तेरी, तुम कहां से हैं? तुम बिहार से है?
तुम धान का खेत नहीं देखा? कोई पीटो इसको। स्टैंड अप। कैसे नहीं देखा तुम? हाँ, तुम शहर में रहता था? हाँ, ये लेकिन चला ये शहर, यहाँ कौन सा शहर है भाई? पटना शहर है, 1 किलोमीटर उधर जाओगे गांव गांव है, धाने धान मिलेगा। तो लेकिन राजस्थानी नहीं देखा होगा, क्योंकि बालू पे धान नहीं होता है भाई। मराठी भी नहीं देखा होगा, महाराष्ट्र में तो लेकिन धान होता है। फिर भी चलो ये लोग नहीं देखा। राजस्थान तो एकदम नहीं देख सकता है, क्योंकि भाई राजस्थान, तुम लोग के यहाँ गेहूं होता है ना, बालू पे गेहूं होता है। हम लोग के यहाँ चला सारा फसल होता है, दलहन, तिलहन, धान, गेहूं, जौ, बाजरा, सब। पंजाब में भी लगभग सारा फसल होता है, गेहूं होता है। मुख्य फसल पंजाब का गेहूं ही है, लेकिन धान भी खूब होता है। तो कहते हैं चला जी कि जिंक क्लोराइड जो है ये कीड़े मकोड़े से तो बचाता ही है। जिंक का लेप छिड़काव हम लोग करते हैं धान के खेत में, जब धान के पत्तों पर खैरी जम जाता है। वो खैरी जम जाना मतलब एक परत जम जाता है मटमैला कलर का, तो जिंक का छिड़काव कर देगा, सारा खैरा जो है दूर हो जाएगा। तो कहते हैं जिंक का उपयोग खैरा रोग, धान के खेत में खैरा रोग में करते हैं। लकड़ी के को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। आज जस्ते की कमी से धान में कौन रोग होता है? रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? देखो, तत्व के 3 भाग हैं। कौन कौन? बोलो रे। तत्व के नहीं, सॉरी, इसके द्रव्य के। चला, द्रव और द्रव्य में अंतर है, ये ध्यान रखना। द्रव्य और द्रव्य में अंतर है। क्या अंतर है बताओ? द्रव्य मतलब पैसा, वो यहां नहीं पढ़ाया जाता है। द्रव्य और द्रव में अंतर है। इस द्रव का मतलब होता है लिक्विड, आई द्रव्य जो है इसका मतलब पदार्थ होता है। पदार्थ बोले तो सब्सटेंस, मैटर। द्रव्य बोले तो पदार्थ, और द्रव बोले तो लिक्विड। अब चला, द्रव्य यानी पदार्थ के 3 भाग हैं। पदार्थ किसको कहते हैं? जिसे छू सके, वही ना पदार्थ है। पदार्थ के 3 भाग हैं। एक है चला तत्व, एक है चला यौगिक, और एक है मेरी जान मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब मामला क्या है? तत्व किसको कहेंगे, यौगिक किसको कहेंगे, और मिश्रण किसको कहेंगे? जैसे आपको पहचानना बहुत आसान है। अगर कोई अकेले है तो वो तत्व है, अकेले है तो। किसी के साथ है तो यौगिक है। अगर अकेले फॉर्मूला है तो तत्व है, किसी के साथ फॉर्मूला है तो यौगिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है तो मिश्रण। अगर अकेले तत्व है, अकेले है, अकेले है नहीं, अकेले सूत्र है, तो क्या हो गया? तत्व। किसी के साथ सूत्र है, किसी के साथ सूत्र है तो क्या हो जाएगा? यौगिक। सूत्र नहीं है, सूत्र नहीं है तो क्या हो जाएगा? मिश्रण। देखो, कहता अकेले सूत्र है तत्व, किसी के साथ सूत्र है यौगिक, सूत्र नहीं है मिश्रण। इसका एग्जाम्पल में अगर देखोगे तब क्लियर हो जाएगा और बढ़िया से। जैसे क्लोरीन, आयरन, ये सब तत्व है, कार्बन, ये सब तत्व है। किसी के साथ सूत्र है, यानी इसका एग्जाम्पल ले लो आप, CO2, H2O, ये सब क्या है? क्या है? यौगिक है। और चला मिश्रण की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल ले लो तुम, शरबत। शरबत का कोई सूत्र होता है? वायु, ये सब क्या है? मिश्रण। बढ़िया से देख लो। अगर अकेले है, सूत्र है तो तत्व है, किसी के साथ सूत्र है तो यौगिक है,
और चला कोई सूत्र नहीं है तो मिश्रण, बोलवे नहीं करेगा। ये मेरा जुगाड़ है जिससे तुम तत्व, यौगिक और मिश्रण को पहचान पाओ। ठीक है, अब चला बताओ, किसी के बारे में भी तुमसे पूछेगा कि बताओ कॉपर क्या है, हाँ पूछेगा C6H12O6 क्या है, हाँ पक्का। अच्छा बताओ C2H5OH क्या है, क्या है? किसी के साथ सूत्र है तो यौगिक है, अकेले सूत्र है तो तत्व है, और कोई सूत्र नहीं है तो मिश्रण है। हाँ H2, H2 क्या होगा बताओ, अकेले नहीं है ना, है H2 यौगिक है। बोलो, आई चला एकदम सिंपल सा जुगाड़ है जो आपको एकदम ध्यान में रखना है, आगे शायद लिखा हुआ भी होगा, हाँ लिख दिए हैं। ई चला पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। देखो तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होगा ना, इसको हम लोग परमाणु कहते हैं। कोई भी लोहा का एक छोटा सा कण ले लोगे उसको क्या कहेंगे, परमाणु। आज जल का एक छोटा सा कण ले लोगे उसको अणु कहते हैं। याद लेकिन ये होगा नहीं, अणु परमाणु हो जाएगा, परमाणु अणु हो जाएगा। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रखिए, छोटका स्पेलिंग के बड़का स्पेलिंग, अब बड़का स्पेलिंग को छोटका स्पेलिंग, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। यानी तत्व का सूक्ष्मतम कण अगर तत्व छोटा स्पेलिंग है तो परमाणु, और यौगिक बड़ा स्पेलिंग है तो छोटा यानी अणु। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु, और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु। बोलन रे क्या ये कौन है, ये नाच चल रहा है रे, ये एक बार और हो जाए, मारेंगे इतना मारेंगे चोटा। ये इतना आसान चीज है तो एक बार और की, जैसे मतलब क्या, हाँ मजा दे रहे हैं हम यहाँ। ओ ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम चल रहा है रे, एक बार और नाच दीजिए। हाँ अब मजा भी ले रहा है, देखो अभी भूत छोड़ा देंगे मार के हम। अरे दुष्ट दानव एकरा में है कि, तो हमको लगता है हम अपने लाइफ में सबसे सरल अगर कुछ किए हैं 10 गो तो 10 में से एक ही है। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, एक बार में बच्चा को समझ में आता है। तुम चट्टा नहाता नहीं है, क्लास चलाता है। जैसे एक बार और हम कहते हैं, तत्व अकेले होगा सूत्र होगा, देखो अकेले है सूत्र है तत्व है। यौगिक किसी के साथ सूत्र होगा, जैसे C और O, किसी के साथ है H और O, किसी के साथ है HH। मिश्रण जगह सूत्र नहीं होगा, जैसे शरबत का कोई सूत्र नहीं होता। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। पानी का सूत्र होता है H2O। लेकिन शरबत जब मिला देते हैं तो उसका कोई सूत्र होता है, यही तो बताना था। हो गया, अब समझ में आ गया। ठीक है, अब चला इस सब के कुछ कुछ गुण हैं। कहते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक है तत्व, दूसरा है यौगिक और तीसरा है मिश्रण। अब देखो, यौगिक को हम लोग शुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। यौगिक का दूसरा नाम शुद्ध पदार्थ है। तत्व को भी शुद्ध पदार्थ कहते हैं, लेकिन मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब चला इससे हम ये मान सकते हैं कि जकर सूत्र होगा वो शुद्ध पदार्थ, और जकर सूत्र नहीं होगा वो अशुद्ध पदार्थ। बोलो, अकेले सूत्र होगा तो तत्व, किसी के साथ सूत्र होगा तो यौगिक, और सूत्र होगा तो शुद्ध पदार्थ, और सूत्र नहीं होगा तो अशुद्ध पदार्थ। बुझा तड़ा हो। अब देखो ये यहां तक जाएगा, ये शुद्ध पदार्थ, और ये क्या है, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के, कौन कौन, तत्व और यौगिक। तत्व की अगर हम बात करें चला, तो तत्व क्या है, पहले तो हम लोग इसको सीखेंगे, अब फिर यौगिक को सीखेंगे, फिर मिश्रण को सीखेंगे। तत्व क्या है, तत्व कहते हैं जैसे लोहा ले लो, तुम लोहा के टुकड़े को दोस्त तोड़ के अल्युमिनियम बना सकते हो क्या, बना दोगे। लोहा के टुकड़े को तोड़ के अल्युमिनियम बना सकते हो क्या। लोहा के टुकड़े को तोड़ के सोना,
बना दीजिएगा। लोहा में कुछ जोड़ के लोहा को अल्युमिनियम बना सकते हैं क्या? बना दीजिएगा। कभी नहीं बनेगा। लोहा में कुछ जोड़ के अल्युमिनियम बना सकते हैं क्या? बोलवे नहीं करेगा। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर या जोड़कर कोई अन्य पदार्थ न बनाया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? कहते हैं तत्व वह शुद्ध पदार्थ जिसे तोड़कर या किसी अन्य पदार्थ में परिणत किया जा सके कि नहीं किया जा सके? जोड़कर भी नहीं किया जा सके। न तोड़कर या जोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत। तत्व के सूक्ष्मतम कणों को क्या कहते हैं? परमाणु। अभी तक लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें लगभग 92 प्रकृति में पाया जाता है। खोजा गया अंतिम तत्व कौन है? अणुशक्ति। 114 को कर लो 118। क्या हुआ है? जो पुरानी किताबें जिनके पास होंगी वो कर लीजिए 118। चला, कहते हैं अभी तक लगभग कितने तत्व ज्ञात हैं? इस बार ग्रुप डी में 5 बार पूछा है। कहते हैं जिसमें लगभग कितने तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं? 92। खोजा गया अंतिम तत्व कौन है? अणुशक्ति। अब तत्व के 3 भाग कौन कौन? धातु, अधातु, उपधातु। सही है ना? अब चला देखो, धातु का इंग्लिश होता है मेटल। इसका अधातु बोले तो नॉन मेटल, सब मेटल। ये कौन इंग्लिश है? मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। इसकी संख्या 7 है। कौन कौन? किसको किसको याद है 7? बोलो बोलो रे। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन और पोलिनियम। यही ना है? ये चला फिक्स है। ये जो तत्व हैं ये क्या है? उपधातु। अब बच गया मेटल और नॉन मेटल। बोलवे नहीं करेगा। तो जकर अंत में मो लगल है वो सब मेटल है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, थोरियम, बेरियम, जर्मेनियम नहीं, जर्मेनियम उपधातु है, पहले लिख दिया। मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो नॉन धातु है उस सब के, कैल्शियम, इस सब में क्या लगल है? मो। जकरा में मो लगल है वो मेटल है। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पारा, बोलन रे, कॉपर, इस सब में चला मो नहीं लगल है, फिर भी क्या है? धातु। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल में क्या लगल है? तो जकरा में मो लगल है वो क्या है? मेटल है। जकरा में मो लगल है वो क्या है? चला मेटल है। मेटलॉइड्स कौन कौन है? तो जकरा में मो लगल है, मो लगल है, और इसके अलावे सोना, चांदी, लोहा, पारा, कॉपर, इसके अलावे है। मो लगल का के अलावे ये सब धातु है। ये उपधातु है। अब बाकी जो बच गया वो अधातु है। बोलो रे, फिर से समझना। ये क्या है? उपधातु है। उपधातु बोले तो छक्का। ई बोले मर्द, औरत, छक्का। छक्का मतलब उपधातु का सारा गुण धातु और धातु के बीच होता है। जैसे चला, छक्का का सारा गुण किसके किसके बीच होता है? मर्द और औरत के बीच होता है। तो ये चला, जो उपधातु है उसका सारा गुण धातु और धातु के बीच, यानी धातु से कम और धातु से ज्यादा। बोलो ना रे। धातु किसे कहते हैं? जगरा अंत में क्या लगल हो? मो लगल हो। जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, यूरेनियम, थोरियम, फ्रांसियम, ये सब क्या है? धातु है। उपधातु की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन और पोलिनियम। जो धातु के अलावे, उपधातु के अलावे जो बच गया वो क्या है? अधातु।
बोल में नहीं करेगा। अधातु में सभी गुण लगभग निगेटिव पाए जाते हैं, धातु में सभी गुण पॉजिटिव पाए जाते हैं। इसमें थोड़ा निगेटिव भी पाया जाता है और थोड़ा पॉजिटिव भी। बोलन रे। अब चला जी चलते हैं धातु किसे कहते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल में जब आप देखिएगा तो आपको ये वाला जो तत्व है ये देख रहे हो, ये चला उपधातु है। क्या है ये जो ये है ना, ये भी उपधातु है। कहीं कहीं पर पोलिनियम को नहीं भी मानता है, लेकिन पोलिनियम भी है। इसके अलावे आपको जो ये दिख रहा है चला जी ये सब धातु है, एगो को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के। ये जितना येलो वाला आपको दिख रहा है ये सब जो है चला अधातु है। ये सब क्या है? अधातु। बढ़िया देख लीजिए। हाँ जी, हाँ कौन? अग्नि गैस, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस को अलग रखेंगे हम लोग, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। चला अक्रिय गैस को अलग रखेंगे। आप फिर से देख लो, इस सब यहां से यहां तक इचला जो आपको एक कलर में दिख रहा है, ये सब के सब क्या है? धातु हैं। इधर जो है ये सब के सब क्या है? और धातु है। ये दोनों के बीच का बॉर्डर है, इसको हम बॉर्डर लाइन भी कहते हैं। कौन लाइन कहते हैं? चला बॉर्डर लाइन तत्व भी कहते हैं। बॉर्डर लाइन तत्व पे सारा का सारा उपधातु न है। पिछले बार अनाधुन पूछा बॉर्डर लाइन तत्व क्या है, तो बॉर्डर लाइन तत्व वो है जो धातु इंडिया और पाकिस्तान को क्या करता है? अलग करता है। उसी को हम लोग बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं। क्लियर है? चला जी, धातु लेफ्ट में है कि राइट में है? और धातु और उपधातु बीच में है। धातु की संख्या ज्यादा है कि कम है? और धातु की संख्या, उपधातु की संख्या उससे भी कम है। आप चला बताइए, अगर आप इधर से इधर जाएंगे धात्विक गुण घटेगा कि बढ़ेगा? चला अगर हम धातु से अधातु की ओर जाएंगे धात्विक गुण घटेगा ना, इधर आ जाने पर तो और घट जाएगा। इधर से इधर आने पर बढ़ता है। उस पर हम लोग लेटर ऑन चर्चा करेंगे। अब चला देखो, भूपरपट्टी पर, भूपरपट्टी पर कहां पर? भूपरपट्टी पर तत्वों का क्रम। भूपरपट्टी पर किसका क्रम? तत्वों का क्रम है OSI AlFe, ये क्रम है। तो चला ई तो आपको पता है अधातु है। एकरा में मौ लगल है क्या? अरे मौ लगल है क्या? नहीं है। नहीं है तो इसका और उपधातु तो यह है नहीं। अरे उपधातु कौन कौन है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन और पोलिनियम। उसमें से ही है क्या कुछ? तो इसका मतलब अधातु है। सिलिकॉन है तो सिलिकॉन उपधातु है। बोलन रे। एल्युमिनियम में मौ लगल है। आयरन के बारे में हम लोग जानते हैं धातु है। ये तीनों को मिला के चला जी हम कह सकते हैं तत्व है। ये तीनों को मिला के क्या कह सकते हैं? तत्व है। तो तत्व की अगर हम बात करें तो ये तीन भाग, धातु, उपधातु और अधातु। आपको क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन? भूपरपट्टी पर ऑक्सीजन। भूपरपट्टी मतलब पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। सबसे अधिक पाया जाने वाला उपधातु, सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम। सबसे अधिक पाया जाने वाला अधातु, सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, तब भी ऑक्सीजन होगा। लेकिन अगर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु पूछ दिया तब क्या होगा? क्या होगा? एल्युमिनियम। अगर सिर्फ धातु भूपरपट्टी पर धातु का क्रम अगर हम कहते हैं, किसका क्रम कहते हैं? धातु का क्रम अगर कहेंगे तो सबसे अधिक होगा एल्युमिनियम, उससे कम होगा आयरन, उससे कम कैल्शियम और उससे कम सोडियम। AlFeCan। ठीक है।
अब वही अगर मनुष्य के शरीर में हम कह दें तो मनुष्य के शरीर में सबसे कम मैंगनीज पाया जाता है और सबसे अधिक ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन OCHNCA, OCHNCA, ये क्रम है। तो यहां से यहां तक तो चला, ये अधातु न है हो, मनुष्य के शरीर में उपधातु नहीं होता है। आई जो है धातु है, तो मनुष्य के शरीर में आई दोनों मिला के तो तत्व हो गया, दोनों मिला के क्या हो गया? सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व मनुष्य में कौन? ऑक्सीजन। और सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन? कैल्शियम। और सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन? ऑक्सीजन। बोलो। कहते हैं भूपर पट्टी पर तत्वों का क्रम OSI AlFe, इस सब चला जो है अधातु तत्व है, ये सब क्या है? अब ऊपर पट्टी पर धातुओं का क्रम AlFe CaNa, मानव शरीर में OCHNCA, तो OCHN जो है ये क्या है? अधातु, और Ca क्या है? धातु। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाता है? कौन? हम चला ध्यान में रखे भूपर पट्टी पर तत्वों का क्रम OSI AlFe, मनुष्य के शरीर में OCHNCA, OCHNCA, OSI भूपर पट्टी पर, जल्दी से बोलो, OSI AlFe, भूपर पट्टी पर कौन? भूपर पट्टी पर, भूपर पट्टी पर, भूपर पट्टी पर, भूपर पट्टी पर OSI AlFe, OSI AlFe, मनुष्य के शरीर में OCHNCA, 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 भूपर पट्टी पर OSI AlFe। देखो सिलिकॉन मनुष्य के शरीर में नहीं हो सकता, हमको दो चीज याद है, OSI AlFe, OCHNCA, तो हमको पता है सिलिकॉन मनुष्य के शरीर में कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब भूपर पट्टी पर OSI AlFe होगा और मनुष्य के शरीर में OCHNCA होगा। बोलो रे, भूपर पट्टी पर OSI AlFe, मनुष्य के शरीर में OCHNCA, OCHNCA, मनुष्य के शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व मैंगनीज, कौन? कौन? धातु और धातु के बीच में कौन है? कौन है? धातु लेफ्ट में है कि राइट में? अधातु राइट में। अभी तक पाया जाने वाला तत्व टोटल कितना है? 118। कितना है चला? तत्व किसको कहते हैं? जिसका अकेले सूत्र हो, जिसका किसी के साथ सूत्र हो, क्या है ये? क्या है? सूत्र ना हो। आज अगर सूत्र होगा उस शुद्ध पदार्थ, आज अगर सूत्र नहीं होगा शुद्ध पदार्थ। बोलो रे, आज की कार्रवाई यही। थैंक यू वेरी मच।